जो मेरी तरह लंबे टाइम से लगे हुए थे और हैं। तो लाइक उनके लिए हम ये बोलेंगे कि आपने अपने लाइफ में अगर सच में आपने सीरियसली पढ़ा है, तो आपने एकदम एक बॉर्डर पे आप आ गए हो। बस आपको थोड़ा-सा हिम्मत रखना है और फिर से बोले तो एक बूस्ट मारना है अपने आप को कि नहीं मैं कर लूँगा, ये सोच करके पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस होकर के एग्ज़ाम देना है। पुरानी चीज़ों को भूल जाना है। ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम में मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं नहीं कर पाऊँगा। पुरानी चीज़ें याद ही नहीं रखनी है। ये याद रखना है कि आगे मेरे पास एग्ज़ाम है और इसको हमको क्लियर करना है। एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है, छोड़ना नहीं है क्योंकि आप एक लेवल पे पहुँच गए हो। और नए स्टूडेंट्स के लिए हम ये बोलेंगे कि हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो 2023 में जितने भी बैंक एग्जाम्स हुए थे उनमें से लगभग सबके रिजल्ट्स आ गए हैं और हर बार की तरह इस बार भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए। तो उन्हीं स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी में एक और नेम आज जुड़ गया है। वो नाम है सिमरन मिश्रा का, जो आज हमारे साथ हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और हम जानेंगे उनसे बात करके उनकी जर्नी फ्रॉम एस्पिरेंट टू ऑफिसर कैसी रही। तो सिमरन मिश्रा ने IBPS RRB PU एंड IBPS PO क्लियर किया है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। सो हाय सिमरन, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम गुड, हाउ आर यू सर? आई एम गुड सिमरन। और पहले तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक नहीं दो दो PO वाले एग्जाम्स क्लियर किए। हमें ये बताइए कैसा लग रहा है आपको। आप एक टाइम पे एस्पिरेंट थे, आज आप ऑफिसर बन के हो, सो फीलिंग कैसी आ रही है आपको? थैंक यू सर। सर बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। एक स्ट्रगलिंग फेज़ से फाइनली एक रिज़ल्ट ले लिया मैंने, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, रिलैक्स फीलिंग होती है। तो वो मैं फ़ील कर रही हूँ। और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ गई है आपके पास, तो वो भी एक एड ऑन है आपके लिए। ठीक है। जी सर। और चलिए, इससे पहले हम आपकी जर्नी डिस्कस करें, आप हमें पहले ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने एजुकेशन किस स्ट्रीम से किया। सर मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ, अररिया डिस्ट्रिक्ट से। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड था जूलॉजी। मैंने जूलॉजी में ऑनर्स किया। ठीक है, तो जूलॉजी से बैंक पे आपका फोकस कैसे शिफ्ट हुआ, मतलब कब कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे बैंकर बनना है, बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है? सर आफ्टर ग्रेजुएशन मैं कुछ खास मतलब ऐसा सोची नहीं थी, बट घर में भी बैंकर्स थे। हमारे एक भैया है पीएनबी में है, और एक मेरे मतलब नाना जी हैं, वो स्टेट बैंक से रिटायर्ड थे। तो उन लोग से सजेशन लिया, तो मेरे को लगा कि नहीं, जनरल कंपटीशन में बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एग्जाम भी हर साल होती है और रिजल्ट एकदम अप टू डेटेड टाइम टू टाइम होती है। तो मुझे ये सेक्टर सही लगा, तो इसलिए मैं इसमें आगे बढ़ गई, तैयारी करनी स्टार्ट कर दी और थोड़ा इंटरेस्ट भी था फैमिली को देख करके। तो प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट की बैंक एग्जाम्स की? सर मैंने 2020 से स्टार्ट किया। आपने 2020 से स्टार्ट किया और अब आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आप फाइनली PO बन गए हो। तो 2020 में आपने जब स्टार्ट किया तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो उस टाइम आपको सेटबैक लगा होगा, ठीक है? तो मतलब उस उससे आपने कैसे डील किया, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम्स देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी का क्लियर हो जाता है बट काफ़ी का क्लियर नहीं होता है। तो कुछ होते हैं वो खुद को डाउट करने लगते हैं, और आपका तो जर्नी काफ़ी लंबा है। तो आपने जो पेशेंस दिखाया, जो आप में डिटर्मिनेशन है, जो नेवर गिव अप एटीट्यूड था, जो आपको आज आज जिस चीज़ ने आपको आज PO बना दिया है। बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले या दूसरे अटेम्प्ट्स में वो मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, और अगर किया तो आपने डील कैसे किया? सर मतलब इनिशियली तैयारी कर रही थी, तो फिर 1-2 प्री निकले थे। तो प्री के बाद फिर एक होता है कि जब आपका प्री निकलता है तो थोड़ी कॉन्फिडेंस आती है। तो कॉन्फिडेंस आई थी बट मेंस आउट हो गई। तो फिर शुरुआत के 1 साल 2 साल तो लगा कि नहीं कर लेंगे। उस टाइम था कॉन्फिडेंस, बट बैक टू बैक फेल्योर के बाद हर कोई डाउन होता है, मैं भी डाउन हो गई। मुझे लगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, डिमोटिवेट थोड़ा हो गई थी। तो फैमिली से थोड़ा सपोर्ट मिला, फ्रेंड्स से सपोर्ट मिला, स्पेशली माँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो फिर मैं वापस से लग गई। तो मतलब होता है फैमिली सपोर्टिंग थी, वो हमेशा मोटिवेट करते रही मुझे, तो मैं आगे मतलब राह पे चलते रही और फाइनली रिजल्ट ले ली। ये तो मतलब सुन के मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव थी, और आपके सक्सेस में कहीं ना कहीं उनका हाथ भी है। और सबसे ज़्यादा खुशी, अगर मतलब जैसे अगर कोई घर में कोई बच्चा होता है, अगर वो सक्सेसफुल होता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी फ्रेंड्स को तो होती है, बाकी रिलेटिव्स को भी होती है, पर जो आपकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स है, आपके माँ,
आपके पिता, उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और ये जान के तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और आज आप फाइनली पीओ बन गए हो। तो चलिए अब आपकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पहले क्वांट से स्टार्ट करते हैं। क्वांट्स का बताइए आपने प्री के लिए कैसे किया, और फिर आप मेंस का बताइए। सर मतलब मैंने 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ा था, उसके बाद मेरा बायोलॉजी था, फिर जूलॉजी था, तो एक नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ मैं। तो स्टार्टिंग डेज में तो मुझे फोबिया थी। मतलब सच्ची बताऊँ तो मुझे प्रीलिम्स में 11-12 मार्क्स आते थे, उससे ज्यादा नहीं आते थे। तो मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। 1-1.5 साल ऐसे ही चला गया मेरा। फोबिया के कारण मैं आगे पढ़ी ही नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं देती थी सब्जेक्ट पे। फिर सोची कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा मेहनत। तो फिर मैंने एजुकेटर्स को देखा यूट्यूब पे जा करके, वहां से कुछ वीडियोस देख करके कुछ टीचर्स को फॉलो किया, वहां से अपना बेसिक क्लियर किया। और बेसिक क्लियर हो जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस। तो वो मैं मोक्स यूज करती थी। और सबसे ज्यादा तो सही बताऊँ तो प्रैक्टिस मोड, मैं दो दो प्रैक्टिस मोड का आईडी बना रखी थी 2 ईमेल से, क्योंकि उसके वो आते थे टॉपिक वाइज क्विज। तो लाइक हर दिन मेरा टारगेट रहता था 5 लाइक सीरीज, उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन, और वो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, डीआई आती है, वो 4-5 हर दिन मैं बनाती थी। तो इसलिए मैं दो दो आईडी रखी हुई थी कि एक आईडी का खत्म होता था जब तक, तब तक वापस से दूसरा आईडी से शुरू कर देती थी प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद मिनी मॉक्स का यूज करना, सेक्शनल मॉक यूज करना, फुल लेंथ यूज करना। तो बेसिक क्लियर करने के बाद मैंने बस प्रैक्टिस किया है, और बुक्स से ही ज्यादातर प्रैक्टिस किया है। और मेंस के लिए करें तो, हाँ, तो मेंस के लिए भी मैं मोक्स ही बोलूंगी, क्योंकि आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, आपको बेसिक चाहिए। बेसिक क्लियर होने के बाद टीचर को फॉलो करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सेल्फ प्रैक्टिस करो। और क्वालिटी कंटेंट आपको मोक्स से मिल जाते हैं, तो मैं मोक्स को ही फॉलो करती थी प्री और मेंस दोनों के लिए। जैसे कि अगर मैं समराइज करूं तो आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए यूट्यूब से। फिर मेजर रोल जो था आपका, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को उसने और स्ट्रॉन्ग किया, और आपका जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ वो मॉक्स के थ्रू हुआ, मिनी मॉक्स और क्विजेस के थ्रू हुआ। यानी मॉक्स का जो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो उनको भी ये पता चलेगा कि मॉक्स का कितना ज़्यादा रोल होता है आपकी जर्नी में सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमने क्वांट्स का जाना। रीजनिंग के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी फॉर प्री एंड मेंस? सर रीजनिंग के लिए तो मतलब कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी टीचर की, मेरी रीजनिंग हमेशा से अच्छी थी, मैंने किसी एजुकेटर को फॉलो नहीं किया रीजनिंग के लिए। तो मैं डायरेक्ट मोक्ष में ही घुस गई, तो वहां से लाइक पहले प्रीलिम्स के फुल लेंथ दिया। फिर कभी कभी होता था कि टाइम ज्यादा लग रहा है किसी पजल में, तो बैक टू बैक पजल के वो टॉपिक वाइज क्विज में जाके दे देती थी। तो मतलब ओवरऑल मैं बोलूंगी रीजनिंग भी, मतलब मैं मोक्ष का ही पूरा पूरा यूज की हूँ, वही पूरा मुझे सहारा मिला, मोक्ष का ही सहारा मिला। मैं ज्यादातर मोक्ष पे ही रिलाई रही हूँ। मतलब प्री और मेंस दोनों ही रीजनिंग के लिए आपने मॉक्स का पूरा यूज किया। मॉक्स के थ्रू ही आपने रीजनिंग कंप्लीट कर लिया पूरा। और रीजनिंग का एक और जी सर। सेक्शन आता है क्रिटिकल रीजनिंग का, अभी मतलब जी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है कुछ साल से। तो क्या आपने भी क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते थे या स्किप कर देते थे? सर मतलब मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ थी मेरी एक्यूरेसी। तो मैं उन क्वेश्चंस को ज्यादातर छोड़ देती थी जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था, और क्रिटिकल रीजनिंग उसमें एक आता है। तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग ना के बराबर लाइक एक दो बनाती थी, उससे ज्यादा मैं नहीं बनाती थी। तो लाइक आरआरबी पीओ में, आरआरबी पीओ में तो नहीं बनाई, आईबीपीएस पीओ में 2 ही बनाई थी। और फर्दर स्टेट बैंक पीओ में भी 1 या 2 ही बनाई थी। मतलब क्रिटिकल रीजनिंग में ज्यादा टच नहीं करती थी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। कि ये तो हो गई क्वांट्स और रीजनिंग की। अब एक जो टॉपिक जो लगता है कि काफी एस्पिरेंट्स को डर लगता है उस टॉपिक से, वो है इंग्लिश। मतलब मैं तो बहुत सुनता हूँ कि सर मेरा क्वांट्स हो जा रहा है, रीजनिंग हो जा रहा है, बट इंग्लिश में सर कुछ मतलब मुझे समझ नहीं आता, बहुत ज्यादा गलत हो जाती है। इंग्लिश को आपने डील कैसे किया दोनों प्री और मेंस के लिए? लाइक सर मतलब इंग्लिश इनिशियली तो एवरेज था, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा नहीं था। तो मैं न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स ये पढ़ना स्टार्ट किया। तो पढ़ना है उसके, फिर उसको यूज भी करना था, तो वही मोक्स यूज करती थी। एक दिन में दो दो तीन तीन मोक देती थी प्रीलिम्स का, और कम से कम एक दो मेंस का भी देती थी। और बस मोक देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं मोक को देकर के उसको एनालिसिस करती थी। और मतलब बेस्ट पार्ट ये लगता था कि लाइक कुछ मुझे आ नहीं रहा है कोई कॉन्सेप्ट, तो वो ना एक्सप्लेन किया रहता है नीचे कि यहाँ क्यों गलती हुआ, या मतलब क्या आंसर होगा। और पर्टिकुलर लाइक फिलर ही है,
तो किसी पर्टिकुलर वर्ड जो उसमें फ़ील हो रहा है, उसका तो वर्ड मीनिंग दिया हुआ था। उसके साथ-साथ अदर जो ऑप्शंस रहते हैं, तो वो भी एक्सप्लेन रहता है वर्ड। ये मुझे अच्छा इससे मतलब नए-नए वर्ड सीखने को भी मिल जाते थे। तो ये मुझे अच्छा लगता था प्रैक्टिस मोड का, तो मैं ज़्यादातर मैं बोले तो प्रैक्टिस मोड से ही प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस क्विज़ मोड ये सब यूज़ करती थी प्रैक्टिस मोड का। तो वहाँ से ही मैंने अपना इंग्लिश ठीक किया, वो तो प्रैक्टिस से ही किया है। चलिए, ये तो मतलब सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन आपके सक्सेस में भी है। ठीक है, अब लाइक जीए का भी डिस्कस कर लेते हैं। जीए के लिए क्या किया आपने? उसका प्रिपेयर कैसे किया? सर जीए के लिए पहले सारे मंथ्स का जीए का मैं खुद से पढ़ करके नोट्स वोट्स बना लेती थी। और एग्जाम टाइम जो आता था ना, तो मैं एक जीए का क्विज आता है हर वीक का, दो दो क्विज होता है 50-50 क्वेश्चंस का, प्रैक्टिस होते ही आता है। तो वहां से लाइक कभी क्विज दे देती थी, और बाई चांस कभी टाइम नहीं रहता था तो क्विज नहीं दे पाती थी, तो उसको मैं सबमिट करके उसको पढ़ लेती थी। तो वो होता है ना, रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहा था मेरे लिए वो। मैं खुद से नोट्स बना करके भी करती थी, और साथ में वहाँ पे क्विज़ देना या फिर क्विज़ के बाद अटेम्प्ट करके सबमिट करके उसको पढ़ लेना। तो ये भी मैं मुफ्त ही करती थी। ज़्यादा मतलब मेरे प्रिपरेशन रिजल्ट का पूरा बोलो तो क्रेडिट जाता है, लाइक पहले तो बेसिक बना लिया सारे सब्जेक्ट का, उसके बाद क्विज़ेज़, मुफ्त, ये पूरे मुफ्त प्रैक्टिस होती है, मैं ज़्यादा यूज़ की हूँ। चलिए, मतलब मॉक का रोल पूरा जर्नी में आपका, आई गेस मैं कहूँ तो 70 to 80% आपका मॉक का ही रहा है। एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, फिर बीए टू रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, क्वांट्स हो, जीए हो, सारा आपने मॉक से ही कॉन्सेप्ट्स भी कुछ बचे हुए क्लियर कर लिए और बाकी कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो गए, और आपको अगर जो चीज़ नहीं भी आती थी वो मॉक में एक्सप्लेनेशन से आप देख लेते थे। तो इससे आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो गया, है ना? सर स्पीड भी मुझे मुफ्त से ही मिली, क्योंकि बार-बार मुफ्त देने से वो होता है ना, स्पीड आ जाता है। हम्म। तो मैं मुफ्त अ, बहुत ज़्यादा क्विज़ेज़ दे करके जैसे उसकी आपने स्पीड बोला ले आती थी। जी। जैसे आपने बोला कि एनालाइज करना मॉक्स को काफी जरूरी होता है, आप सिर्फ मॉक्स देते नहीं थे, आप एनालाइज करते थे। तो ये प्रोसेस हमारे व्यूअर्स को बताइए, कैसे करते थे? एक मॉक दिया, फिर एनालाइज किया, और प्रोसेस क्या रहता था आपका एनालाइज करने का? लाइक सर, मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स में 70 to 80% क्वेश्चन ड्यूरिंग मॉक बन जाते हैं। कभी कभी 90% क्वेश्चन भी अगर करेक्ट वाला है तो 90-95% बन जाते हैं। तो जो बच जाते थे, पहले तो मेरा टारगेट रहता था कि जो मेरे से क्वेश्चन छूट गए वो क्यों छूटे वो देख लेना है। लाइक कुछ हो सकता है मैं लॉन्ग प्रोसेस लाइक क्वांट की है, तो मैं लॉन्ग प्रोसेस यूज कर रही हूँ बनाने में, वो शायद उससे शॉर्ट में बन जाता। मैं पहले जो मेरे से छूट जाते थे वो देखती थी, फिर बाय चांस कुछ गलत हो गए, 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो क्यों गलत हुआ वो देखती थी। बस इतने पे नहीं रुकती थी, लाइक अदर क्वेश्चन जिसमें टाइम थोड़े कम लगने चाहिए थे, वो पे टॉपर के टाइम, एवरेज टाइम वो सब रहते हैं। तो वहाँ से कंपेयर करके मैं देख लेती थी कि नहीं मेरे टाइम से यहाँ ठीक लग रहे हैं, यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं, और ज़्यादा लग रहे हैं तो फिर इसको कम करना है, ताकि फर्दर और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो मैं ऐसे एनालाइज करती थी सारे सेक्शंस को। मतलब मॉक को सिर्फ देना नहीं है, मॉक को एनालाइज भी करना है, क्योंकि जब तक आप मॉक एनालाइज नहीं करोगे फिर आपको पता नहीं चलता ना कि आप इम्प्रूव कर भी रहे हो, कहाँ इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने आपके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी तो देख ली, जो आप कैसे आपने प्रिपेयर किया, किन रिसोर्सेज ने आपको हेल्प किया। अब आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपका प्रिपरेशन क्या था? सर इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो सर वहाँ जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो आपको अपने बारे में पूरा पता होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके आसपास का एरिया, वो मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता होना चाहिए आपको। उसके बाद थोड़ी स्टैटिक बैंकिंग्स आती है, तो स्टैटिक बैंकिंग्स मैंने पढ़ लिया था, और अपने बारे में पूरा डिटेल रख लिया था। और कुछ बेसिक जो मतलब वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछते ग्रेजुएशन का, बस नॉर्मल बेसिक ही पूछते हैं। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन से रिगार्डिंग बेसिक क्वेश्चंस भी रेडी कर रखा था। तो बस इससे ही हो गया इंटरव्यू। बस इंटरव्यू जस्ट वो लोग बस चेक करते हैं कि आप सामने से कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो नॉलेज आई थिंक वहाँ ज़्यादा चेक नहीं होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि नॉलेज तो उन्होंने आपके एग्जाम में, प्री एंड मेंस में तो चेक कर ही लिया है। बहुत बार क्या होता है कि इंटरव्यू से पहले काफी स्टूडेंट्स का एक इश्यू होता है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, या हम नर्वस हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता था कि आप इंटरव्यू से पहले आप नर्वस हो रहे हो? हाँ, तो नर्वस तो सबको फील होता है, मुझे भी फील हुआ था। बट इंटरव्यू रूम में जाने से पहले मैंने अपने माइंड में रखा था ये चीज़ कि अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट इंटरव्यू में देखेंगे।
तो मतलब उसको हम नेक्स्ट इंटरव्यू का सोच करके देते थे। ये नहीं कि मेरा लास्ट है, ये सोचती थी कि अरे कोई नहीं, नेक्स्ट इंटरव्यू में हम शिक्षा करेंगे, यहाँ पे जो होगा देख लेंगे। ये सोच करके हम इंटरव्यू वाले रूम में अंदर जाते थे। और मतलब हम कभी फील ही नहीं किए कि इंटरव्यू मेरा इतना सीरियस नोट पे हो रहा है। बहुत ही कैजुअल इंटरव्यू हुआ था। मतलब मैं टोटल 3 इंटरव्यू अटेम्प्ट की, 2 इंटरव्यू तो थोड़ा नॉर्मल ही हो गया। एक इंटरव्यू में थोड़े क्वेश्चंस पूछे गए ट्विस्ट करके, बट ओवरऑल मैंने हैंडल कर लिया। ये तो काफी अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और काफी एस्पिरेंट को सीखने को भी मिलेगा आपसे। तो अब आपकी जर्नी हमने डिस्कस कर ली, मतलब कैसे आप एस्पिरेंट से ऑफिसर बन गए, आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ आपका क्लियर हो गया है। अब जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल स्टार्ट करेंगे एग्जाम देना, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो जैसे आप हैं, आप काफी साल से लगे पड़े हैं। तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होना चाहिए, दो जो लाइक फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और जो एक बार फिर से देंगे, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे? सर पहले तो मैं उनके बारे में बात करूंगी जो मेरी तरह लंबे टाइम से लगे हुए थे और हैं। तो लाइक उनके लिए हम ये बोलेंगे कि आपने अपने लाइफ में अगर सच में आपने सीरियसली पढ़ा है, तो आपने एकदम एक बॉर्डर पे आप आ गए हो। बस आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना है और फिर से बोले तो एक बुश मारना है अपने आप को कि नहीं मैं कर लूंगा। ये सोच करके पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस होकर के एग्जाम देना है। पुरानी चीजों को भूल जाना है। ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर एग्जाम में मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं नहीं कर पाऊंगा। पुरानी चीजें याद ही नहीं रखनी है। ये याद रखना है कि आगे मेरे पास एग्जाम है और इसको हमको क्लियर करना है। एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप एक लेवल पे पहुंच गए हो। और नए स्टूडेंट्स के लिए हम ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आप किसी को 10 तरह के लोगों को फॉलो कर रहे हो। आप एक बना लो कि नहीं, मुझे अपना बेसिक क्लियर करना है इन सर से, जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से। उसके बाद आप मोक्स में आओ, मोक्स को दो, उसको एनालिसिस अच्छे से करो। और एग्जाम देने जब भी जाओ तो आप कॉन्फिडेंस के साथ रहो। और साथ में हम बोलेंगे कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 4 दिन पढ़ लिए, 5वें दिन छठे दिन आपने गैप ले लिया, मस्ती कर लिया। आप 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो कंसिस्टेंसी के साथ। पढ़ाई मतलब गैप मत लो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो काफी अच्छा मैसेज था दोनों के लिए ही आपने, और जो एस्पिरेंट्स पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और जो आपकी तरह इस बार फिर से एग्जाम देंगे, उनको भी काफी अच्छा मैसेज मिला होगा। कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है, ठीक है? 2 घंटे भी पढ़ो बट रोज पढ़ो, गैप नहीं आना चाहिए बीच में। और प्रिपेयर करो, मॉक से प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, अगर जैसा कि सिमरन ने कहा कि अगर आपने पढ़ाई की है तो आपका होना ही है, कभी ना कभी आपका होगा, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो सिमरन, एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने लाइक दो दो एग्जाम्स क्लियर कर लिए, दो थैंक यू बार सर। आप ऑफिसर बन गए हो। अब आगे के प्लान्स क्या है आपके? सर मतलब अभी तो बैंक की प्रोसेस जो होगी सोच में देखते हैं। फर्दर सोच रही हूँ कि स्टेट पीसीएस ट्राई करूँ, क्योंकि बैंकिंग में तो ले ही रही हूँ ऑप्शन का जॉब, तो अब अदर ट्राई करने का सोच रही हूँ। ये आई होप कि आप उस पर भी सक्सेसफुल हो। आपने पहले भी, अभी भी आपने दिखाया है आप केपेबल हो सक्सेस के, और मैं पूरी प्रैक्टिस की टीम आपको विश करती है कि अब आगे जितने भी आपके फ्यूचर इंडेवर्स हो उसमें आप सक्सेसफुल रहो। सो सिमरन, आपसे थैंक यू बात सर। करके बहुत अच्छा लगा। मतलब जब लाइक हमारा कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है, आप तो 2 बार हो चुके हो, 2 बार आपने ऑफिसर एग्जाम क्लियर किया है, तो ये तो हमारी पूरी टीम के लिए काफी खुशी की बात होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सारा स्टूडेंट ही सक्सेसफुल हो। और आप, तो मैं कह सकता हूँ, मिसाल हो पेशेंस का, डिटर्मिनेशन का, हार्डवर्क का, कंसिस्टेंसी का, क्योंकि आप लगे पड़े। सेटबैक्स आए, डिमोटिवेशन आया, बट आपने मतलब छोड़ा नहीं वो रास्ता, और आज रिजल्ट आपके सामने है, आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई। सो ये जान के, ये मतलब ये सब आपको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब इतना पेशेंस, इतना डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी। सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड थैंक यू सिमरन फॉर दिस सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सर।